Yeah. So, hello everyone, welcome in Agri Coaching Classes. I'm Siddharth Soni, and in today's lecture, we will discuss about the complete theory of linear algebra. Okay, for the GATE Agriculture Engineering 2024 कोर्स. सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी अबाउट द linear algebra एंड कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे ऑफ द वन टॉपिक ऑफ द अलजेब्रा ऑफ टॉपिक, मतलब मैट्रिक्स के हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स बचा हुआ है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बचे हुए हैं और जितने भी टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्लस उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि कंप्लीट थ्योरी आज के सेशन में खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आप गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो कोई उतना टफ नहीं आता कि बहुत ज्यादा, जैसे कि दूसरी ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू दूसरी ब्रांचेस के लेवल पे बहुत इजी लेवल पे रहता है। लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं होने के कारण स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को बना नहीं पाते इजीली। तो वही सब सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि एग्री का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट एग्रीकल्चर 2020 पर, तो या तो अगर हम बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले अपने कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले थोड़ा सा कोर्स में डिस्क्रिप्शन में बात कर ले। ये जो है, अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेन ले लेता हूँ, या जस्ट अ सेकेंड। या तो कोर्स की बात करूँ तो ये देखिए, एग्री कोचिंग क्लासेस के द्वारा फॉर द ऑल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोर्स बनाया गया है। और जितने भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो हमारे एग्री कोचिंग क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाता है कोचिंग्स। तो ये यहीं से हमारा जो है एग्री कोचिंग क्लासेस ने बनाया गेट एग्रीकल्चर 2024 का कोर्स, जिसमें जो है कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है हमारे पास। गेट पीडीएफ सॉल्यूशन एंड पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल रहा है। इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है यहाँ। टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सभी सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं इस कोर्स में। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हुए हैं। और इस कोर्स की अगर प्राइस की बात करूँ तो फरवरी में आपको 10,000 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा अगर आप फरवरी में इसे परचेस करते हैं। फरवरी की बात करेंगे तो आपको 15,000 रुपये का ये कोर्स पड़ने वाला है, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर पे अभी चल रहा है इन द फरवरी सेशन। तो ये सब चीजें और क्लासेस आपके एग्री के एप्लीकेशन में होती है, वेबसाइट पर होती है। ये देखिए, ये इस तरीके के आइकॉन्स हैं, इसमें हम सभी इसमें अवेलेबल हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, जितने भी टाइप के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया, सभी में हम लोग अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है और इस कोर्स को बता दिया गया। तो ये सारी चीज़ें के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए हमारा ऑनलाइन का सेटअप है। ऑनलाइन में हम लोग इस तरीके से आ चुके हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इस तरीके के इंटरफेस को जब भी जैसे आप ओपन कर लेते हैं तो आपको इस तरीके के कुछ कोर्सेज दिखेंगे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे गेट एजी हो गया, एमपीएससी, यूपीएससी, आईएफएस। ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जिनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से अभी सबकी तैयारी कर पाएंगे। और ये हमारे फीचर्स हैं, पेड कोर्सेज, फ्री क्लास, ये सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पर मिलेगी एप्लीकेशन। और बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि 1 मार्च से हम लोग जो है न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर द एमपीपीएससी एई 2024 एग्जामिनेशन। तो ये बहुत स्पेशल है। जो भी स्टूडेंट एमपीपीएससी एई का प्रिपरेशन करना चाहता है वो हमसे जुड़ के प्रिपरेशन कर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो यहाँ बता दिया। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो इस तरीके से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ऑफलाइन रूम्स है जहाँ पर हम लोगों के पास 250 स्टूडेंट्स की सिटिंग अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। इन्वायरमेंट हमारे पास बहुत ढासू इन्वायरमेंट के साथ हम लोग यहाँ टीचर्स का जो भी सपोर्ट है, स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, सभी के साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। टीचर का गाइडेंस है। लाइब्रेरी आल्सो अवेलेबल है हमारे पास, 50 कंप्यूटर लैब और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल जो कि आप स्टूडेंट को नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल। या तो ये आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूँ तो ये हमने इस तरीके से डिस्कस किया हुआ था, सिलेबस डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें थी। तो देखिए हमारा इसमें से या ये इस तरीके से हम पढ़ने वाले थे आगे। तो अभी हमारा जो है लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिया था इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, उसमें हम लोगों ने पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन देख लिया था, अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिसेस देख लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। आज हम लोग देखने वाले डिटर्मिनेंट्स के बारे में, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सब स्पेस एंड बेसिक डायमेंशंस देखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखेंगे और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर।
तो इनकी जो कंप्लीट थ्योरी है, जो भी थ्योरी है, वो पूरी हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। इसकी जो थ्योरी है प्लस इसके जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के लिए मैं कल एक प्रॉपर लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप कंप्लीट क्वेश्चंस जो भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस न्यू क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोगों ने अलजेब्रिक मॉब मैट्रिसेस में किया था, वो सारी चीजें जैसे डिस्कस हुई थी ना, उस वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो इसके आज के इस लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे बहुत सारे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये आप सभी को याद रखना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब न्यू टॉपिक का स्टार्ट करें तो डिटर्मिनेंट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है डिटर्मिनेंट की, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंडा होता है पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ऑफिशियल तरीके से, उसके बारे में डाटा ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लेट A1, A12, A21 और A22 बी एन 4 नंबर्स, यानी देखिए 4 एलिमेंट्स दिए हैं किसी भी मैट्रिक्स में, क्योंकि ये सारी चीजें मत आता। द सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज दिस, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, इस तरीके से इसको डिटर्मिनेंट को शो करते हैं इस फॉर्म में, और इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है एक मैट्रिक्स को बना करके, जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में इस तरीके से लिखते थे ना, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली इस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2 डंडी खींच देना है, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ A11, A22 और माइनस A12, A21, और जैसे ही आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और दोनों के बीच में माइनस का साइन आ जाता है अगर 2/2 की मैट्रिक्स है ये। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट्स का फॉर्म होता है। इट्स कॉल्ड अ डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर 2 का ये डिटरमिनेंट्स होता है। तो डिटरमिनेंट्स आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछले कई ईयर्स में, जैसे भी आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये डिटरमिनेंट्स आपने पढ़ा भी। तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है इसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन में। इसके बाद फिर बोला है द नंबर ऑफ A11, A12, A21, A22 आर एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। इसके देखिए मैंने बताया था ये डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स हैं, एंड द नंबर ऑफ एंड नंबर दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब जब भी आपको किसी भी इस फॉर्म में बोलेगा कि इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप सभी को इस फॉर्म में निकाल लेना है, पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस कर देना है, जैसे A11 का A2 के साथ, A21 का A12 के साथ। तो इस तरीके से आप सभी का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो डिटरमिनेंट्स इस तरीके से निकाला जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको डिटरमिनेंट निकालना होता है तो हम इजीली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इजीली बना लेते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर 2 का, कि जब 2/2 की मैट्रिक्स हो, और जब 3/3 की मैट्रिक्स हो तो क्या करना है सर, तो 3/3 की, जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 इस तरीके से दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपको 3/3 के मैट्रिक्स दिए हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 को जैसे का वैसा रखना है, A11 को जैसा का वैसा रखना है, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लेना है मल्टीप्लाई करके। तो A22 का मल्टीप्लाई A23 के साथ और A32 का मल्टीप्लाई A23 के साथ, तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, A22 इंटू A33, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, A32 इंटू A23, उसी प्रकार से माइनस आएगा, उसके बाद A12 आएगा, उसके बाद फिर वहां प्लस आएगा, और उसके बाद जैसे यहाँ फिर आएगा A12, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो भी आप एलिमेंट लेंगे तो वो उस रो और उस कॉलम को छोड़ करके जो भी एलिमेंट्स बचे रहेंगे उनका मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे किस तरीके से होने वाला है। तो मैं एक नॉर्मल वे में बताना चाह रहा था आपको कि 2/2 का इस तरीके से होता है, और इस तरीके से इसके एलिमेंट्स हम लोग निकालते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा न्यू यहाँ पर लिखा हुआ माइनर्स एंड कोफैक्टर, कि माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना, या कंसीडर द डिटरमिनेंट्स, एक डिटरमिनेंट हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा फॉर द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में जाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक लेते हैं कंसीडर द डिटरमिनेंट्स लेते हैं इस फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में, कि इसकी ऑर्डर कितना वो बोलेंगे तो 3/3 के ऑर्डर की, या इसका 3 ऑर्डर की भी बोल सकते हैं। 3 ऑर्डर के लिए 3 एलिमेंट्स और 3 क्या है, रो, मतलब वो है 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसलिए इसको 3 ऑर्डर की बोल सकते हैं। तो ये 3/3 की हमारी मैट्रिक्स हो गई, उसको हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा है। जब भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में तो 2 डंडी खींच देना। तो लिविंग द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स Aij, then the second order determinants obtained is called a minor of element Aij and will be donated by Mij। ओके, इसमें बोला है कि अगर किसी भी
डिटर्मिनेंट का आपको क्या निकालना हो, माइनर निकालना हो, तो माइनर निकालने के लिए जैसे कि इस एलिमेंट का माइनर निकालना है A11 का, ओके A11 का माइनर निकालना है। तो इसमें क्या होता है, माइनर निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, इस जो भी रो में वो एलिमेंट है उस रो के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हटा देंगे, प्लस जिस कॉलम में उस रो के जितने भी एलिमेंट्स है उनको हटा देंगे, बाकी क्या बचा है आपके पास, ये वाला बचा है। तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा और ये इस फॉर्म में A22 A23 और A32 A33, और इसको ये किसका माइनर हो जाएगा, ये A11 का है कि नहीं, A11 का ये इस तरीके से माइनर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर निकालना। किसी भी डिटरमिनेंट्स का माइनर निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना होता है तो उस एलिमेंट में क्या करना होता है कि उस रो को और उस कॉलम को छोड़ करके जहां पर भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है, देखिए इस फर्स्ट रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, प्लस फर्स्ट कॉलम में तो हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दिए, प्लस जो हमारे पास एलिमेंट बचे हैं इसका हमको डिटरमिनेंट निकाल लेना होता है, तो वो फर्स्ट इसका वो हो गया, उसका क्या हो गया, हमारा माइनर हो गया। वैसे ही अगर सेकंड की बात करें कि सर A12 का माइनर निकालना है, तो A12 के लिए ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, A21 A31 A23 A33, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ये माइनर हो गया। किसका, A12 का माइनर क्या हो गया, A21 A31 A23 और A33, तो ये हमारा हो गया A12 का। उसी प्रकार से A13 का A2, तो इसी प्रकार से आप सभी क्या कर सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर का कॉन्सेप्ट हो गया। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं और आपको किसी भी m नंबर ऑफ एलिमेंट का अगर माइनर निकालने बोला तो आपको इस तरीके से निकालना है, भले वो 4x4 की मैट्रिक्स हो या 5x5 की, तो अगर जितने की भी हो तो आप सभी को इस तरीके से निकालना है। आप सभी को ये सब तो याद हो गया होगा। तो ये माइनर एंड कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट था। या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि माइनर का तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि सर माइनर तो ये निकल गया, अब कोफैक्टर क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर इसने माइनर को ही समझाया कि A21 का निकालना है, तो A21 वाली रो को छोड़ दिया और इसको देखिए माइनर को शो करते हैं हम लोग M से, ओके। किसी भी माइनर को शो करने के लिए हम लोग M का यूज करते हैं, जैसे M11 का निकालना था M2 का, यहाँ जैसे एग्जांपल दिया है, द माइनर ऑफ ए एलिमेंट A21 इज दिस, मैंने अभी जैसे बताया आप सभी को कॉन्सेप्ट में, ये इस तरीके से इसका माइनर निकल गया, माइनर ऑफ इसका ये दिस। तो इसके क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो बहुत सारे हैं, तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक के बाद तो उनको करने वाले हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द कोफैक्टर। सर हमने माइनर की तो बात कर ली है, सर आपने बोला था कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर को बारे में जानने के लिए अब देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज द इंक ऑफ द पेन। डेफिनेशन की तरफ अगर द माइनर mi is multiplied by -1 की पावर i plus j is called the cofactor of element aij. We shall donate the cofactor of an element by corresponding capital letter. ओके देखिए क्या बोला है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का अगर माइनर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 i plus j की पावर से, तो वो उस एलिमेंट का क्या होता है, कोफैक्टर हो जाता है। कोफैक्टर मतलब सह फैक्टर। जैसे तो इसमें बहुत इजी है, जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर माइनर निकाल लेना है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जो भी एलिमेंट्स दिए होंगे उनका सबसे पहले आपको माइनर निकाल लेना। माइनर निकालने के लिए आपको इस तरीके से करना है, फर्स्ट रो जिस रो में एलिमेंट है और जिस कॉलम में उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है पहले चीज। उसमें फिर अगर आपको कोफैक्टर बोला तो उसमें -1 की पावर i प्लस जे। आई प्लस जे क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस रो में है उसको आई से प्रेजेंट करेंगे। अगर आई क्या प्रेजेंट करता है, रो को प्रेजेंट करता है कि कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है, प्लस जो जे है वो कॉलम को प्रेजेंट करता है कि कौन सी रो में कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर पता कर लेना है। तो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि एक सिंपली आपको माइनर निकाल लेना है प्लस उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपको A21 का क्या बोला है, कोफैक्टर निकालने वाला कि A21 का कोफैक्टर निकालना है सर, तो A21 का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले A21 का माइनर निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 और 2 प्लस i। तो अब इसमें तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि 1 के ऊपर किसी भी पावर को लीजिए तो 1 का तो वैल्यू 1 होता है, लेकिन वहां -1 है, तो अगर सम पावर आ रही है तो +1 हो जाएगा, और अगर विषम पावर आ रही है तो इजीली आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को सॉल्व करना है। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ A21 का तो इस तरीके से निकाला गया है, M21 की वैल्यू और फिर -1 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो क्यूब के हिसाब से तो इस तरीके से ही आ गया। वैसे ही दूसरा देखेंगे बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32, तो A32 का भी हमारे पास इस तरीके से ही निकल गया। तो ये
अगर हम ऑफिशियल इसकी वो बोले कि सर को फैक्टर को निकालने का इक्वेशन क्या होता है, तो ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे जब भी अभी, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर्स ऑफ इसमें करने वाले हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, अभी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इस तरीके से आप सभी को नोट करते हुए जाना। तो ये हमारा हो गया को फैक्टर के बारे में। वी डिफाइन फॉर एनी मैट्रिक्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम विथ द कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो करस्पॉन्डिंग जो भी को फैक्टर होता है रो और कॉलम को मिलाकर के, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स भी के इक्वल होता है। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं क्या बोलना क्या चाह रहा है। देखिए इस तरीके से नेक्स्ट में बताया है इसने कि कोई अगर एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं इस फॉर्म में, और इसका हम लोग को फैक्टर देखते हैं ए के फॉर्म में, ये को फैक्टर ऑफ ए, तो ये जैसे आप को फैक्टर निकाल लेंगे तो वो एलिमेंट निकल जाएगा। जैसे ये इसका सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर उसमें -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो ये इस तरीके से को फैक्टर के फॉर्म में आएगी जब भी आप को फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो। ओके, माइनर और उसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, इक्वेशन 2 बोल देंगे इसको को फैक्टर बनाने के बाद ए का। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स लेंगे, तो जैसे ही डिटर्मिनेंट्स लेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ओके, और ये इस तरीके से आप सभी का डिटर्मिनेंट्स निकल जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म हो गया, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो वही वैल्यू आएगी, और इसको सॉल्व करते हैं तो वही वैल्यू आएगी। तो उसमें सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये आपके लिए बहुत इजी। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, अगर एन ऑर्डर के लिए हो तो क्या करना है, तो एन ऑर्डर के लिए देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एन हैज रो एंड एन कॉलम्स, इट हैज एन एलिमेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एन इज स्क्वायर अरे एन क्रॉस एन क्वांटिटीज इनक्लोज्ड बिटवीन वर्टिकल बार्स। ओके, एन बाई एन की मैट्रिक्स होती है क्योंकि ना एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है और एन नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, तो आपकी ये इस बनेगी। और इसका अगर को फैक्टर निकालने जाए तो वो वही सेम थिंग है कि समेशन ऑफ दिस दिस दिस। तो ये भी अगर एन फॉर्म में भी है तो इस तरीके से आप सभी को निकाल लेना है, समेशन ले लेना है और उस फॉर्म में आप सभी को निकाल लेना है को फैक्टर को रिलेशन। जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्या इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग एनी रो एंड एनी कॉलम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिटर्मिनेंट्स की, कि सर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोगों को यूज होने वाली है। तो या प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ए ट्रांस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके, क्या बोला है कि किसी भी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती अगर हम उसके रो और कॉलम को अगर चेंज भी कर दे तो, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वही वैल्यू आएगी जो कि पहले अगर अब जो दी हुई कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये दोनों की जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल आएगी। तो इसमें ये बताया गया पहले इसमें, तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि दोनों की जो वैल्यू होती है हमेशा इक्वल होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो इफ एनी रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज कंप्लीटली जीरो। ओके, किसी भी रो और कॉलम की अगर मैट्रिक्स में जीरो है, अगर कंप्लीटली जीरो तो डिटरमिनेंट इक्वल जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये बताया गया कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका उस एलिमेंट का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये बताएगा सच एस रो इज कॉल्ड जीरोथ रो एंड इफ टू रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज आइडेंटिकल देन दिस कंडीशन दो आर। सबसे पहले अगर सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, है ना, किसी भी एक रो एक कॉलम में इस तरीके से एलिमेंट जीरो हैं, तो ये तो पहली बात कि इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर इस तरीके से आइडेंटिकल दे दिया है कि 1 1 1 1 1 1 2 3 4 और इसका हमको बोला कि डिटरमिनेंट निकालिए सर, तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमेशा ये जीरो के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आप सभी को समझना है कि अगर दो रो में भी अगर आइडेंटिकल मतलब एक एक वाली वैल्यू, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है, एक एक होता है ना, तो इसमें क्या बोला, दो रो या कोई भी दो कॉलम में अगर आइडेंटिकल शो हो रहा है दोनों की, दोनों के जो वैल्यूज अगर एक एक के इक्वल है तो आपकी जो भी होगी डिटरमिनेंट वो जीरो के इक्वल होगी। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बताई, तो ये डिटरमिनेंट्स की दो प्रॉपर्टी, 2 से 3 प्रॉपर्टीज है। ये अभी क्वेश्चंस में आप सभी को आने वाली है, इन प्रॉपर्टीज के यूज करके आप क्वेश्चन जो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये अभी कॉन्सेप्ट को इजिली समझते जाना है और नोट्स बनाते जाना है।
या हम लोग बात करते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिटरमिनेंट्स की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और जो कि यूज होती है फॉर द सॉल्विंग इक्वेशन। या तो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है इफ एनी टू रोज एंड और टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस। क्या बोला है, अगर दो रो और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी उसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 का। जब भी आपको अगर डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसमें आप सभी को क्या करना पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो उसमें सही वैल्यू के लिए द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाइड बाय -1, तो उसमें -1 का जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई कि किसी अभी जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इजीली। ओके, तो यहाँ जैसे बताया कि एनी रो और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाइड बाय -1, तो इजीली अपने आप मल्टीप्लाइड हो जाती है -1 से। ओके, फोर्थ नंबर पे बात करते हैं इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द वन रो और वन कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर k, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। क्या बोला है, अगर सभी एलिमेंट्स किसी भी एक रो में, हाँ, या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं k से, सेम ऑर्डर से क्या है कि कोई भी एक रो हो या एक कॉलम हो, उसको अगर एक k से मल्टीप्लाई कर, k कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5 जो भी स्केलर क्वांटिटी, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी एलिमेंट्स को, तो जो उस वैल्यू का जो डिटरमिनेंट है k टाइम्स द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, तो उसकी जो है k से मल्टीप्लाई होकर की उसका डिटरमिनेंट फॉर्म में हमको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बता कि वो k फॉर्म में हमको डिटरमिनेंट मिल जाएगा, तो k टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, तो उसमें ये बताया गया कि मल्टीप्लाई करोगे तो k टाइम्स। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ ए बी एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, एन रो की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड के बी एनी स्केलर देन दिस किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट फॉर्म करना है तो अगर आप उसके मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ओके, तो वो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि देखिए स्केलर क्वांटिटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी ओनली मल्टीप्लिकेशन है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटी लिख दिए, उस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट दिए उनका डिटरमिनेंट निकाल लिए, प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए के एन का, तो इस फॉर्म में आप सभी को इस इक्वेशन के फॉर्म में ये मिल जाएगा। ओके, तो ये आ गया हम लोगों का ये, तो ये था हमारा फिफ्थ नंबर का पॉइंट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको और इजीली डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज आप सभी को समझ में आ रही होगी तो इनको नोट कर लेना है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस नंबर सॉल्व करने वाले, हल्के में लेना नहीं किसी भी टॉपिक को कि सर हल्के क्वेश्चंस तो हैं इसमें बना लेंगे ऐसा वैसा दुनिया भर का, हल्के में किसी भी टॉपिक को नहीं लेना, तो कंपटीशन लेवल इसका टफ होने वाला है। या एक ही बात करते हैं, इन द डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू। क्या बोला इसमें, डिटरमिनेंट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ओके, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एनी कॉलम इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू। हाँ, तो इसको जैसे का वैसा रख देना है, अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे, तो इसको अभी पॉइंट को छेड़ना नहीं। और उसके बाद उसमें बोला गया इन द डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, गुणा कर कर उनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो सम है ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो कॉलम इज 0। यहाँ पर ये बताया गया। अब इसको सबसे पहले समझने के लिए अभी जैसे एक इजीली अगर मैं समझाऊंगा अभी तो आप सबको इजीली समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग वी विल टेक द वन डिटरमिनेंट वैल्यू, उसके बाद जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट का फॉर्म इस फॉर्म में 3/3 की जो डिटरमिनेंट है, इसमें सबसे पहले हम पहले वाले को प्रूव करते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, ओके, डिटरमिनेंट जो भी होता है उसका सम ऑफ द प्रोडक्ट का किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ जो है करस्पॉन्डिंग, तो इस तरीके से इसको देखते हैं। तो जैसे प्रूव करते हैं तो ये इस तरीके से डाटा इसका प्रूव होता है, या जस्ट अ सेकंड। तो ये इसमें ये बताया गया कि उसके स्कोप फैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं उन एलिमेंट्स को, जैसे कि उस मैट्रिक्स में क्या है, एलिमेंट ये वाला था, ये इस एलिमेंट को जैसे मल्टीप्लाई किया A1 को A1 के साथ B को B1 के साथ, ये कोफैक्टर है,
C1 को C के साथ, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा जब भी आप इस तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए उसमें डेफिनेशन समझने से अच्छा आप इसको, कि उसमें बोला था कि द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द एनी रो एंड एनी कॉलम। जैसे फर्स्ट रो में हम लोगों ने A11 A1 B1 C1 लिया है इसने, फर्स्ट कॉलम को ले लिया है इसने। इसका अगर मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर के साथ करते हैं तो ये क्या, इसका जो अगर वैल्यू आती है तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला था कि अगर हाँ डिटरमिनेंट के फॉर्म में बोला था, और इसी फॉर्म में अगर दूसरे को ले लिया इसने कि द वैल्यू ऑफ द या दिस, तो इसी फॉर्म में अगर हम लोग कोफैक्टर को इंटरचेंज कर देते हैं, दूसरे कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा उसमें 0 आएगा। जैसे कि यहाँ A1 का A2 के साथ कर दिया, B1 का B2 के साथ कर दिया, C1 का C2 के साथ, तो जब इस फॉर्म में करेंगे तो वो 0 आएगा। वैसे ही A1 का A3 के साथ B1, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं उन फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स का, तो इस फॉर्म में उसका वैल्यू 0 आता है। और प्लस अगर उसी में करते हैं तो वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के साथ हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर वो डेफिनेशन आप सभी को उस प्रॉपर्टी की समझ में आ गई होगी। तो ये था यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 7 की, इफ टू द एलिमेंट ऑफ रो of the determinant are added in m times the corresponding elements of another row, the value determinant thus obtained equal to value of the original determinant। तो यहाँ पर बोला कि कोई एक रो और कॉलम को ऐड करके m टाइम्स हम लोग वो करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया होगा कि कोई एक मैट्रिक्स A, उसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है, और उसमें हम लोग जो है R1 R2 जो इसकी जो है वो लगाते हैं, संक्रियाएं जो बोलते हैं ना R1 R2, तो इस तरीके से बी में कन्वर्ट होगा और इस तरीके से दोनों के जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो इक्वल होंगे। क्या आप पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल ले या इसका निकाल ले, ये अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दोनों इक्वल होगा, ये बताया गया। कि हम लोग कोई एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ प्रोसेसेस करते हैं कि फर्स्ट रैंक को इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड रो को, तो वो प्रोसेस करने के बाद भी अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जो फर्स्ट में निकल रहा था ना डिटरमिनेंट और जो सेकंड में निकल रहा था, तो दोनों इक्वल ही निकलेगा, इसमें ये सो बताया गया। तो ये प्रॉपर्टी भी बता दिया 7 नंबर की। तो इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में ज्यादा हेक्टिक होती है, लेकिन हमको इजीली समझते हुए जाना है। अब देखते हैं 8 नंबर में कि दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये इक्वल होगा, या अगर आप उसका सेपरेटली डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरीके से यहाँ पर बताया, जैसे an का इस फॉर्म में की पावर भी उसके फॉर्म में आ जाती है इस फॉर्म में। तो ये इजी कॉन्सेप्ट। वैसे ये इसमें दे दिया है कि ए इनवर्स अगर बोला तो ये 1/a डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हो जाता है, तो ए इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, इनको नोट कर लेना है। अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज होने वाला है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स, तो मैक्सिमम चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो वो था हमारा कंप्लीटली डिटरमिनेंट्स के बारे में, कि हमने उसमें कंप्लीट डिटरमिनेंट देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, कि सर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम लोग इसकी थ्योरी अभी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, और कल जो है हम इसके कंप्लीट क्वेश्चंस करने वाले। तो अभी क्या इस लेक्चर में हम लोग जो नंबर्स ऑफ थ्योरी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। या अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, कि सर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है। तो बहुत ही इजी होता है किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है तो उसका इनवर्स निकालना है, तो आपको इस फॉर्म में करके आप निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में अगर आप उस डिटरमिनेंट्स का क्या कर दे, डिवाइडेशन कर दे, तो आपका जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की इनवर्स निकल जाती है। जैसे कि क्या होता है, इजीली हम किसी भी चीज का अगर इनवर्स निकालते हैं तो 1/a के फॉर्म में आता है, 1/a के फॉर्म में आता है। ओके, तो हमको क्या करना रहता है, इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और इसमें एडजॉइंट में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग जो है निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को। द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, ए इज नॉन सिंगुलर ऑफ दिस एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अगर नॉन सिंगुलर नहीं है
सिंगुलर में मतलब अगर एक रो और एक ही कॉलम दिया तो आप इजिली इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सिंगुलर क्वांटिटी नहीं है तो आप सभी को इस तरीके से करना होगा। तो ये आपका इस फॉर्मूला इनवर्स निकालने का, तो आपको इसको याद रख लेना है। ओके, तो आप डिटरमिनेंट, हम इसको निकालना तो जानते हैं कि सर एक डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालना है, लेकिन एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट को निकालना आप सीखते हैं। तो इसमें हम लोग एडजॉइंट देखेंगे और उसके बाद हम इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करके उसका इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो इनवर्स ऑफ ए व्हेन इट एग्जिस्ट अ यूनिक, अद्वितीय हलोजब हम लोग जो है इसका निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सर एडजॉइंट क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखिए सॉल्व तो सभी ने किया है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा सर अब एडजॉइंट के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। तो एडजॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम एडजॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लेट ए इज दिस मैट्रिक्स आई जे एलिमेंट्स ऑफ एन बाई एन मैट्रिक्स की जो है वो कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है और एन बाई एन की वो मैट्रिक्स है। द ट्रांसपोज ऑफ बी ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, जब भी आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ओके, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी इस फॉर्म में आता है वेयर ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ओके, जिसमें जो इसको ए आई जे जो है, ए आई जे इसका कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर के लिए मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स के माइनर को -1 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर आई और जे के फॉर्म में प्लस एडिशन के फॉर्म में हो तो ये हमारा कोफैक्टर होता है। तो ये A1 ए आई जे इसको कोफैक्टर को डिनोट करता है, ए और जो स्मॉल ए आई जे उसके एलिमेंट्स को शो करता है। तो द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। उसी प्रकार से हम लोग को क्या होता है कि उसका ही कोफैक्टर में कोई हम लोग जो बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। उस मैट्रिक्स का जो कंप्लीट एडजॉइंट अगर निकाल लेते, कोफैक्टर के जितने भी वो होते हैं ना उसको एडजॉइंट बोलते हैं। कि सबसे पहले माइनर निकाल लेना है और प्लस सभी एलिमेंट्स के आपको कोफैक्टर निकाल लेना है। जब एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स बन जाती है, ओके, एक डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं उस मैट्रिक्स में। इसमें ये बताया गया। तो अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट की। देखिए तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए बी एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। ये इसके मैट्रिक्स होती है एन बाई एन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए जाते। तो एडजॉइंट क्या होता है, नॉर्मली कोफैक्टर के फॉर्म में होता है, जैसे अभी आप देखेंगे तो कर सकते हैं इसलिए। या अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इनवर्स की। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है इनवर्स की। अगर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो उसका मल्टीप्लाई कर दे, अगर ए का मल्टीप्लाई कर दे ए इनवर्स के साथ तो, या ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दे ए के साथ, तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ओके, ये 1 है एक्चुअल में, तो 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। तो 1 1 1 के फॉर्म में होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो वो 0 ही आता है एक्चुअल में। तो ये 1 हमको फाइंड होता है जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 1 प्राप्त होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बोली गई कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स है क्योंकि तो ए बी इज इक्वल, ए बी का मल्टीप्लाई करे या बी का मल्टीप्लाई कर तो इक्वल टू 1 के वैल्यू हमारी आएगी। जब भी आप अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपकी जो भी वैल्यू है आपके 1 के इसमें आने वाली। थर्ड की बात करते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इनवर्स निकालते हैं तो इस फॉर्म में आती है वैल्यू। क्योंकि देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली बोल देगा कि आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और उसका इनवर्स निकालना है। जब भी मैट्रिक्स के फॉर्म में दी होगी तो आपका इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा आफ्टर इनवर्स। कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग ए का इनवर्स निकाल ले, बी का इनवर्स निकाले और मल्टीप्लाई करें, तो आपको इस फॉर्म में करना होगा कि पहले बी का इनवर्स और ए का इनवर्स करके इस फॉर्म में आप सभी को निकाल लेना है। ओके, फोर्थ की बात करते हैं। ए बी सी का अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले सी आ जाएगा जो भी लास्ट में एलिमेंट होता है, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और तीनों के इनवर्स इस फॉर्म में होंगे तो इनका हमको मल्टीप्लाई कर दें। तो फोर्थ नंबर में आपसे भी कही आगे। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें। इफ ए बी एन मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए दिस ए दिस। ओके, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ए डॉट क्या बोलता है, ये ट्रांसपोज है। कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल के उसका इनवर्स निकाल ले, या उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के अगर हम ट्रांसपोज निकाले तो दोनों इक्वल होता है। ये क्या है कि आपको अभी जैसे सॉल्व करके देखना होगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसके बाद अगर हम लोग उसका क्या निकाल लेते हैं, इनवर्स, तो वो इक्वल होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल ले और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज निकाले तो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये वाली चीज वहां पर शो कर रहा है। तो इस फॉर्म में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में ये निकाल सकते हैं। तो बस सिक्स्थ में बात करें कि इफ ए बी एन एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन दिस। थीटा को हम लोग शो करते थे किससे, कॉन्जुगेट। ओके, वी विल डू द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, या कॉन्जुगेट निकाल के उसका इनवर्स निकाल लो, तो ये भी हमेशा इक्वल होगी।
तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि देखिए इनवर्स की हम लोग सेपरेट टॉपिक डिस्कस करें तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ओके, तो इस तरीके से ये शो हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये सब चार चीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फॉर 2x2 मैट्रिक्स द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स गिवन बिलो। देखिए इसका अगर हमको इनवर्स निकालना है तो 1/a के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते। ओके, कैसे कि 1 ये डिटरमिनेंट निकाल लिया आप लोगों ने 1/a करके, और इसका जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर जैसे a का कोफैक्टर क्या आएगा d। अभी अब माइनस सॉल्व करके देखेंगे तो a का कोफैक्टर क्या आएगा d। ओके, क्योंकि अब ये a11 है तो 2 की पावर आएगी -1 के फॉर्म में, -1 पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो d नॉर्मली आ गया। b का -c, लेकिन यहाँ 1 2 है तो 1 2 की पावर मतलब 3 की पावर है, तो 3 की पावर में हमेशा इक्वल माइनस में जाएगा। इस फॉर्म में ये सारी चीजें निकल जाती है। तो ये आपको इजीली इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स नॉर्मली कोफैक्टर निकालना है और उसको कोफैक्टर कोई एक मैट्रिक्स बना लेना है, उसको हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। कोफैक्टर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और आपको क्या कर देना है उसके डिटरमिनेंट्स को अपॉन में करके निकालें। तो इनवर्स निकालना बहुत इजी होता है। जब आप इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो यू विल बी गेट द प्रॉपर वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स हमारी कंप्लीट हो गई। तो हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स देख। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने बताया था, तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, डिटरमिनेंट्स कवर कर लिया, प्लस हम लोगों ने देख लिया कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कि सर रैंक किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि रैंक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम्स में रैंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। ये न्यू टॉपिक है हम लोगों का कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकल जाती है सर, कि किसी मैट्रिक्स की हमको रैंक फाइंड करना है तो क्या होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे रैंक होती क्या है। तो रैंक को इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। ओके, रैंक इज डिफाइंड एज एनी मैट्रिक्स ए m क्रॉस n नीड नॉट टू बी स्क्वायर। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको रैंक निकालना है तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसमें जो है m नंबर्स ऑफ रो होना चाहिए और n नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी m नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए और n नंबर्स ऑफ एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमको नीड होगी स्क्वायर ही हो या ये हो, तो इसमें कोई स्क्वायर के लिए नहीं होता रैंक की। आपको 3x3 की मैट्रिक्स होती है, 4x4 की मैट्रिक्स होती है, तो इस तरीके से उसकी रैंक निकाली जाती है। अभी हम लोग इजीली कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप ऑफ m क्रॉस n, कि ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सम रोज एंड सम कॉलम्स फॉर ए इज कॉल्ड एज सब मैट्रिक्स। क्या बोला है, कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, इस फॉर्म में, इसमें 1 2 3 2 1 3 3 2 1 इस फॉर्म में मैट्रिक्स। तो इसमें बोला है अगर आपको इसको सब मैट्रिक्स निकालना है तो इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके इस तरीके से अगर आप निकाल लेते हैं तो आपकी सब मैट्रिक्स होगी। जैसे 1 3 2 1, तो ये इस मैट्रिक्स की क्या हो गई, सब मैट्रिक्स, यानी एक छोटा हिस्सा हो गया। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट हो रहा है, मेन डिपार्टमेंट, फिर सब डिपार्टमेंट, फिर उसके नीचे उसके और छोटे डिपार्टमेंट, तो वो उस तरीके से नॉर्मली बोलेगी। किसी भी मैट्रिक्स का अगर सब मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उस मैट्रिक्स में से कुछ एलिमेंट्स और कुछ सम कॉलम्स और रो को अगर छोड़ दे तो उसकी जो है वो सब मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्कस। सेकंड की बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। या तो ये थे हम लोगों ने सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिसेस देख लिया था। किसी भी चीज का अगर सब पार्ट बोलता है तो वो इजीली हम लोग उसी तरीके से निकालते हैं। तो या नाउ वी टॉक अबाउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स हम लोगों ने पता कर दिया था। अब उसमें सेकंड टाइप हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर r इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स a। अगर r से शो करते हैं उस किसी भी मैट्रिक्स के अगर रैंक निकालना है तो r से शो करते हैं। इफ इट पॉसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर वो पॉस करती है प्रॉपर्टीज को फॉलोइंग, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ a ऑफ ऑर्डर r whose determinant is equal नॉट इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमको रैंक फाइंड करना है तो उसमें एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसी होना चाहिए जिसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं,
जैसे कोई मैट्रिक्स दी है और उसमें हम लोग को कोई भी एक ऐसी सब मैट्रिक्स निकाल लेना है जिसका डिटरमिनेंट अगर इक्वल ना हो जीरो के, तो ये पहली प्रॉपर्टी, तो हम उसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड इसमें बोला गया है कि इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1, कि सब मैट्रिक्स में अगर उस मैट्रिक्स का जो रैंक निकल रहा है r+1 एंड अबव, देन द डिटरमिनेंट ऑफ सच मैट्रिक्स शुड बी जीरो। तो अगर इस फॉर्म में है तो जीरो हो सकता है कि उस रैंक के से बड़ा अगर आ रहा है उस सब मैट्रिक्स में, कि एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स अबव है एंड बड़ी है, उसकी जो रैंक है उससे ज्यादा होगी या उस डिटरमिनेंट में, तो शुड बी जीरो। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, तो उस मैट्रिक्स को जो है वो डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो सकता है। तो रैंक को अभी और इजीली समझते हैं। अभी रैंक के बारे में तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन सोचने यू कांट बी डील विद इजीली। तो यहाँ पर बताया गया इफ एनी मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस तो डिटरमिनेंट शुड बी जीरो हो सकता है। पुट टुगेदर प्रॉपर्टी ए एंड बी आर द डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन द साइज ऑफ द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर। ओके, जीरो माइनर के साथ भी आप सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया नोट में द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज आर। ओके, अगर आर बड़ा है उस मैट्रिक्स में, तो आर क्या दिया हुआ है इसमें, जैसे आर के लिए मैंने बताया नंबर ऑफ आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसकी जो रैंक दी हुई है उसमें अगर सभी एलिमेंट्स इस फॉर्म में, तो इसको क्या कहेंगे, रो माइनर ऑफ मैट्रिक्स वेनिस, इसको इस फॉर्म में कहेंगे। फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन गिवन मैट्रिक्स, गिवन जो भी आपकी गिवन रैंक होगी उससे अगर ग्रेटर देन में होगी उस मैट्रिक्स की, दैट इज वन रो ऑफ माइनर ऑफ द विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एक रो में जो है माइनस जीरो नहीं होंगे। ये पॉइंट आपको बताएंगे। अभी ये क्या आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में थोड़ा सा आपको हेक्टिक होगा, आपको इसकी इजीली नोट्स बना लेना है जैसा कि वैसा पढ़ के। उसके बाद में आपको जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इजीली समझ में आएंगे। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में आप सभी लोग इजी जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट बोला है द रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज सेम दैट द ओरिजिनल मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक उसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम इक्वल करते हैं तो वो जो है ओरिजिनल का रैंक के भी उसके इक्वल होता है। कि या तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको इजीली उस फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिए उसका अगर आप रैंक निकालते हैं या उसमें मल्टीप्लाई करते हैं रैंक ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज निकाल के उसका रैंक निकालते हैं तो दोनों इक्वल होता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया। ये थर्ड पॉइंट हो गया। डी में देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेम द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स एज। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हो गई। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों की कोई काम की नहीं है। जहाँ फॉर एनी मैट्रिक्स ए रैंक इज दिस मिनिमम एम क्रॉस एम और एन एलिमेंट हो गए। अगर एम रो और एन कॉलम है तो मिनिमम उसकी जो रैंक होगी एम और एन तो होगी। अगर उसकी अधिकतम रैंक की तो बात नहीं, लेकिन मिनिमम तो इतनी होगी। ओके, इफ द रैंक ऑफ ए बी इस जो है, अगर आप ए बी की रैंक की बात करें तो ये जो है छोटी होती है किसी भी मैट्रिक्स जो दी हुई होती है उस रैंक के, उसी के बाद ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से अभी क्या इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप सभी को नोट कर लेना है, आप सभी को समझ में आ गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए इस तरीके से आप सभी को प्रॉपर्टीज पे जाना होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आप सभी के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जितना पोर्शन पढ़ने का रहता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन करते समय छोड़ना क्या चीज है। तो ये भी आ रहा है, लेकिन ये क्या दूसरे कोर्सेज के लिए जब मैंने पीपीटी बनवाया था कि हम लोग जो डिफरेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, अगर कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें आप सभी लोग कवर करना है, लेकिन अभी आपको ये वाले फॉर्म को कवर नहीं करना है। इससे क्वेश्चंस आप सभी के नहीं पूछे जाते। या एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स रैंक बता दिया कि रैंक किस तरीके से, अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ओनली, बिकॉज ये जो लेक्चर है पूरा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होने वाला है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाएगी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में। लेकिन जैसे ही आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आने लगे। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स की, कि सर एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। तो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कि यूनिट मैट्रिक्स के द्वारा एक सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स फाइंड होती है उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। सर क्या होता है कॉन्सेप्ट इसमें देखिए, रिजल्ट क्या आते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि जब भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, इसमें
रैंक ऑफ मैट्रिक्स में टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट इफ वन आर obtained by the another element row and column transformation. Equivalent matrix has same rank since एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक। तो इससे भी कोई आपको फायदा नहीं अगर दो इक्विवेलेंट भी होंगे उस रो और कॉलम में एलिमेंट्स या अगर हम दोनों का भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो भी इसमें रैंक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थर्ड बात करते हैं रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स की अगर रैंक हो और हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैन नॉट एग्जिस्ट ऑफ द रैंक ऑफ नाइदर रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। तो इसमें इस तरीके से करते हैं जैसे कि कोई दो मैट्रिक्स है, इसकी रैंक को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या करती है तो उसके जो दी हुई रैंक होती है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए की रैंक, तो वो हमेशा उससे बड़ी होगी, इसमें सो गया। और वैसे ही इस फॉर्म में जैसे प्रॉपर्टी मैंने बताया था इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो जो रियल मैट्रिक्स दी है उससे हमेशा वैल्यू छोटी आएगी, ये इसमें बताया गया रैंक की। तो ये कॉन्सेप्ट है। फोर्थ नंबर पर रैंक ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एग्जिस्ट द सम ऑफ द देयर रैंक्स, है ना। ये इस फॉर्म में दिए कि किसी भी रैंक का अगर हम लोग सम निकालते हैं तो भी जो है हमेशा ये छोटा होगा, अगर हम साथ में निकालते हैं तो भी छोटा होगा या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी छोटी होगी जो भी हमारे पास जो रैंक दी हुई है उनसे। तो कि ये दोनों को ऐड कर देंगे तो बड़ी वैल्यू, क्यों तो इजीली इसमें ही समझ में आ गया था आप सबको। तो ये बताया गया सम एग्जिस्ट नहीं करती बड़ी लेवल पे। इफ ए एंड बी आर टू एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स देन दिस अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया एन रो की एन कॉलम की, तो इसकी अगर हम रैंक की बात करें तो अगर एन की बात होती तो इसमें जो अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रैंक के साथ तो ये हमेशा ग्रेटर देन होता है रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस एन के, है ना। कि आप पहले वाले की रैंक निकाल ले, सेकंड वाले की निकाल ले, उसमें माइनस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कर दे तो उसकी जो रैंक है मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। तो ये इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हो गया। सभी को आपको नोट कर लेना है कॉपी में, और जब हम कल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर इंपॉर्टेंटली समझ में आ जाएगा। तो आपका ये कॉन्सेप्चुअल है तो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने उसमें बात कर लिया, कंप्लीटली रैंक के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सर क्या होता है लाइन की इक्वेशंस को अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पढ़ने वाले। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, क्योंकि एक मिनट दो मिनट के कॉन्सेप्ट हों उसमें अभी हम लोग को हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इजीली समझ में ना आया हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया हो जिन्हें पढ़े हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे तो हमको इजीली बनने लगेगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। एग्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशंस, कंप्लीट चीजें मिलती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस में आप सभी को मैं पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने पढ़ाया हूँ ओके अभी तक, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा और उन कॉन्सेप्ट्स को वहीं पे क्लियर करवाऊंगा। तो ये गारंटी है मेरी कि क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटने वाला इस चैप्टर से। तो आप सभी को समझते हुए जाना है। कोर्स को परचेस कर लीजिए क्योंकि उसमें पीडीएफ वगैरह हर फॉर्म में आप सभी को मिलती है। 1.7 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसको दो टाइप में होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस। ओके, नॉन होमोजेनियस फर्स्ट वाला, होमोजेनियस और नॉन, समांगी इक्वेशन और असमांगी इक्वेशन। सपोज हम लाइन की इक्वेशन लेते हैं तो लाइन की इक्वेशन के बारे में बोले तो इस टाइप से इक्वेशन होती है कि a11 x1 के साथ a12 x2 जो भी एलिमेंट थे, तो इस प्रकार से लाइन की इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार सेकंड वाले रो के लिए ये इस तरीके से इक्वेशन हो गई। उसमें हम लोग क्या है, m नंबर्स ऑफ इसमें रोज हैं और n नंबर्स ऑफ इसमें कॉलम्स हैं। ओके, तो ये इक्वेशन है ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ m नंबर्स ऑफ रो प्लस n नंबर्स ऑफ कॉलम की इक्वेशन। तो इसमें क्या करना रहता है, इज अ सिस्टम ऑफ m होमोजेनियस इक्वेशन इज नोन एज, और इसमें जो अननोन्स है x1 x2 xn तक, है ना। तो हमको इसको फाइंड करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द a दिस। ओके, कोई मैट्रिक्स है a के में एलिमेंट्स ये हैं और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x का, तो ये x के एलिमेंट्स हैं। तो अभी हम इसके इक्वेशन देखने वाले कि एक इक्वेशन के फॉर्म में बना करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो लेट वी विल टेक द, अगर हम इसका प्रूफ देखते हैं ओके अननोन्स के लिए x1 x2 की वैल्यू निकालना रहता है इसमें। तो इसको निकालने के लिए ये सारी मेथड्स होती है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी इस फॉर्म में, आप सभी को फाइंड करना है कि ये एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के, तो इसके लिए क्या इक्वेशन दी हुई है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है आपका। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर 0 की वैल्यू ये लिया गया, तो 0 में नंबर्स ऑफ m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ये इस तरीके से लिया गया। तो इसकी जो थ्योरी है इसके लिए कोई आप सभी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है,
तो यहाँ पर बोला है वेयर ए एक्स जीरो आर एम क्रॉस एन, एन क्रॉस वन, एम क्रॉस वन रिस्पेक्टिवली। या इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वो उस फॉर्म में आप सभी को निकाल लेना है। होमोजेनियस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने बात किया, सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक मैट्रिक्स ए एक्स और ओ जिनका ऑर्डर एम क्रॉस एन का था। पहला ए मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन का, एक्स के लिए एक्स वन है तो एन क्रॉस एन, यानी उसमें नंबर्स ऑफ हमारे पास कॉलम्स प्रेजेंट थे। ओके, यानी एन रो प्रेजेंट है और वन कॉलम प्रेजेंट है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई हमारी। ओके, उसके बाद रो मैट्रिक्स हमने लिया। देन द ऑब्वियसली वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मैट्रिक्स इज दिस। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इक्वल होगी जीरो के। तो इस तरीके से हम सभी लोग लिखते हैं सिस्टम, अगर सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही है। ओके, जब भी सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही है कि एक ही मैट्रिक्स दे दिया है और इसमें आप सभी को बोला है कि डायरेक्टली आप सभी को निकालना है, तो आप सभी लोग इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से निकालेंगे ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। और उसी में फिर जैसे नंबर्स ऑफ मैट्रिक्सेस दिए हैं कि इसमें आपको A1 दिया है, इसमें X1 दिया है, A2 दिया है, X2 दिया है, तो इनको आपको ऐड करते करते आप सभी को बनाना, जैसे हमने इक्वेशन बनाया तो ये फॉर्म में बताएगा। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम इक्वेशन वन। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ए को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं ऑफ द सिस्टम इक्वेशन वन। देन द सेट ऑफ दिस x1 जीरो, तो इस तरीके से लिखा जाता है इक्वेशन वन। जनरल देयर आर मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नंबर ऑफ दिस, सपोज हाँ ये सब सारे एलिमेंट्स होते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं रैंक के फॉर्म में। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का ये मेथड होता है। तो अब हाँ, इसमें हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। ये तो अभी हम लोग इजीली इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते, तो ये चीज होती है, बस आपको ये बताना है आज के लिए। या इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल दिस इज n माइनस आर, वेयर r इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। जहां पर जो है r क्या है, उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो इस फॉर्म में होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर बोला है किसी मैट्रिक्स का, उसमें m होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस और n वेरिएबल्स प्रेजेंट है, m और n वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट है, तो आपके इस फॉर्म में इसको लिखा जाएगा वेयर n माइनस आर इज r इज द मैट्रिक्स। तो उसकी अगर रैंक की बात करें तो इस फॉर्म में यहाँ पर निकलेगी। तो n माइनस आर इज ऑल्सो नंबर ऑफ परमानेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशंस की बात करें तो n क्या है, उसमें नंबर्स ऑफ वेरिएबल, तो उसमें से अगर हम रैंक को माइनस कर देते हैं तो उस इक्वेशन की डायरेक्टली वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बताएगा, तो इस तरीके से बनेगा। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग द नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई कि जब भी आपको होमोजेनियस बोला तो इस तरीके से इक्वेशन लगा के सॉल्व करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है होमोजेनियस इक्वेशन की। किसी भी मैट्रिक्स में अगर होमोजेनियस फॉर्म में उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन से आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो भी इस टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं ये इस इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, यहाँ बोला गया है सपोज देर आर m इक्वेशंस इन n अननोन्स, है ना। एक इक्वेशन m मैट्रिक्स में m इक्वेशंस दी हुई है, वो जैसे नंबर्स ऑफ a1 x1 a2 x2 a3 x3 तो हमें, और उसमें n जो है अननोन्स है, x1 y1 x1 x2 x3 x4, ये इसको n मान लेते हैं, a1 a1 to a2 को हम लोग m मान लेते हैं। तो क्या बोला है, देन द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स a विल नॉट बी टाइप ऑफ m क्रॉस n, विल बी m क्रॉस n की होगी। लेट r बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स a, उसमें जो r होगी वो उस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स की रैंक होगी। ऑब्वियसली r कैन नॉट ग्रेटर देन द n, और उसमें जो है n से ग्रेटर देन नहीं होगी। जितने भी n आपके अननोन्स दिए हैं तो उसमें जो उसकी रैंक होगी वो ग्रेटर देन नहीं होगी n के। देयरफॉर वी हैव आइदर r इज इक्वल टू n या r इज लेस देन n। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की अगर रैंक की बात करें जिसमें n अननोन्स प्रेजेंट हो, तो वो इस फॉर्म में अगर उसकी रैंक निकाले तो या तो इक्वल होगी उसकी रैंक या तो उससे छोटी होगी। तो यहाँ पर ये शो किया गया। ओके, अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करें। अगर इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है, this is not possible is a homogeneous system since such as the system is always consistent. Trivial solution x is equal to this always exists from homogeneous system. तो ऑलवेज हमारे पास अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो होमोजेनियस सिस्टम में ट्राइवल अगर 0 0 0 के फॉर्म में और उसके पावर t है तो इस तरीके से वो इनकंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बोलते तो r इज इक्वल टू n, देन द इक्वेशन ऑफ एक्स इज योर ट्राइवल यूनिक। तो ये आपको बस एक इक्वेशन से सॉल्व करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वहां पर आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो इस तरीके से आपको लगाना होता है। तो ये
अगर इनकंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो और यूनिक सॉल्यूशन हो, तो इस तरीके से आप सभी का ये फॉर्म में आएगा। तो ये इसकी इक्वेशंस को आपको याद रखना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से बता। तो अगर कंसिस्टेंट हो और यूनिक सॉल्यूशन है ना, अद्वितीय हल हो, तो इस तरीके से ये इक्वेशन लगी कि उसका जो रैंक होगा वो इक्वल होगा अननोन्स के, और उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिखना है, नोट में दिया। अगर कंसिस्ट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अनंत हल है उसमें और कंसिस्टेंसी बता रहा है, तो आपके लिए ये वाली इस तरीके से इक्वेशन होगी। तो इस इक्वेशन में जैसे कि आर जो होगी, रैंक होगी आपकी लेस देन होगी उस नंबर्स ऑफ अननोन्स के, और इसमें जो डिटरमिनेंट्स होगी वो इक्वल टू 0 की होगी। तो ये इक्वेशन यहाँ से बन गई। तो मैं चाहता तो डायरेक्टली आप सभी को इक्वेशंस ला करके दे देता कि हाँ इसमें ये इक्वेशन लगाना, ये चीजें करना, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझाओ तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे कि डायरेक्ट इक्वेशन ला ली कि सर इसमें तो ये इक्वेशन लगेगी, इसमें ये इक्वेशन लगेगी, तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ऑल व्हिच कम्स ऑन algebraic matrices, but we do the this thing। तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए सबसे पहले आप सभी को ये करना है, ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रखना है। इसमें ही आप सभी को फिर कंसिस्टेंट किल देखना है, इनकंसिस्टेंट किल देखना है, और कंसिस्टेंट इनफाइनाइट किल देखना है। यूनिक सॉल्यूशन वगैरह जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, एक इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी हल ना हो, उसके उस मैट्रिक्स का कोई भी हल ना हो, तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी। सेकंड में हमको देखना है कि कंसिस्टेंट हो और यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी उसका अद्वितीय हल के रूप में। और थर्ड में कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो इसके लिए एक अलग इक्वेशन है। तो ये सारी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आता है सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस क्या होता है सर, कि हाँ कि उसमें अब असमांगी, यानी सभी इक्वेशन समान नहीं होंगे इसमें। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन होमोजेनियस। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी1 के, जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स है का जो इक्वेशन है बी1 के इक्वल हो गया, इसका जो है बी2 के इक्वल हो गया। तो इसमें जो है नॉन होमोजेनियस के लिए एनोन्स भी यही इसी फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में ये जैसे का वैसा जाएगा, बस इसमें आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। नॉन होमोजेनियस के लिए आपकी जो भी इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए वो चेंज हो जाती है। जैसे आप ये पूरा निकाल लेते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन बनती है इन द लास्ट, वो बनती है ए इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते थे होमोजीनियस में, हमारी जो थी ए और ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता था। इसमें ए क्या होती थी हमारी मैट्रिक्स होती थी, एक्स क्या होते थे हमारे अननोन्स नंबर जो भी x1 x2 x3 होता है। लेकिन इसमें क्या हो गया है कि जो ए एक्स है इज इक्वल टू बी के हो गया। तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस की इक्वेशन होगी। जब भी नॉन होमोजीनियस के सॉल्व बोलेगा तो हमको ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो बी भी कोई मैट्रिक्स होगी, ए भी कोई मैट्रिक्स होगी, हमको फाइंड करना होगा एक्स को। तो ये भी ये फिर अभी जिसके क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इसके, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये कर दें। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे दिया गया कि ये ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा, तो ये हमारा क्या होगा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगा। हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं थ्योरी में जाते हुए कि जब भी उस मैट्रिक्स में हमको नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो वी विल डू द ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो दिस इज द नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया, अब इसमें हम लोग 3 कंडीशन जो भी हमारे पास दिए हुए कंसिस्टेंसी शो करते हैं, इनकंसिस्टेंसी और जो भी सारी चीजें। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन को कंसिस्टेंसी, तो उसकी जो रैंक होती है इस तरीके से होती है कि जो रैंक होती है वो ए और बी के मिला करके ही जो रैंक होती है उसके साथ जाती है। तो यहाँ पर बोला है इनकंसिस्टेंसी के लिए कि कोई हल ना हो, तो आर की जो रैंक, अगर उस मैट्रिक्स की रैंक है इज नॉट इक्वल टू ए रैंक ऑफ ए अपॉन बी, तो ये यहाँ पर बता दिया। इक्वेशंस को आपको नोट करना है कि उसकी जो रैंक अगर निकालेंगे, अगर ए की रैंक निकालना है किसी मैट्रिक्स में, तो इस फॉर्म में नहीं होगी। तो हमको इसमें क्या करना है, इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हमको पता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं, तो इस इक्वेशन को लगा डायरेक्टली हमको निकाल लेना है ना। तो वो तो सॉल्व तो उसी उसमें करना। कंसिस्टेंसी के लिए अगर हम बात करें तो इसमें इक्वल होती है कि अगर कंसिस्टेंट है उस सिस्टम में, केस 2 और केस 3 में अगर वो कंसिस्टेंट है, तो उसकी अगर रैंक निकालना रहा तो हम लोग डायरेक्टली उस पर इक्वल हो जाती है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज रैंक ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू आर, इज कंसिस्टेंट। तो वहां से वो निकल गया। तो वो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने वहां डिस्कस कर लिया। ओके, अब नाउ विद या अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लिनियर अलजेब्रा का। इसके बाद हम लोग जो है
क्वेश्चंस करेंगे नंबर 2। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, किसी भी लीनियर अलजेब्रा में मोस्ट आईएमपी अगर चैप्टर की बात करें, मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर होता है। तो डायरेक्टली इसमें बात करते हैं कि ये थ्योरी तो है हाँ कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एन क्रॉस एन की एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स लैम्डा इज स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसी लैम्डा से, तो लैम्डा क्या है उसके लिए स्क्वायर है। द इक्वेशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम, कि अगर आपको उस मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू निकालना है तो आपको ये वाला इक्वेशन को शो करना है कि उसमें मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा को उसी के साथ, ये जो अननोन्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इस इक्वेशन से आप सभी की जो है आइगन वैल्यू, उस प्रॉब्लम की आइगन वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वी विश टू फाइंड नॉन जीरो सॉल्यूशंस एक्स सेटिस्फाइंग ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम एंड दिस नॉन जीरो सॉल्यूशंस टू एक्स आर कॉल्ड द आइगन वेक्टर्स। और इस नॉन जीरो सॉल्यूशंस होगा, इसमें जो एक्स होगा, इसमें जब आप एक्स फाइंड करेंगे तो वो एक्स क्या होगा, आपका आइगन वेक्टर होगा। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वहां से फाइंड होगी। जब आप इसके नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसके लिए जैसे अभी हम लोग इक्वेशंस की बात कर रहे थे, सॉल्यूशन लीनियर सॉल्यूशन में नॉन होमोजेनियस के लिए, होमोजेनियस के लिए, तो इसमें भी एक इक्वेशन आ जाती है कि किसी भी मैट्रिक्स में आपको अगर आइगन वैल्यू निकालना है तो ए क्रॉस इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके, तो ये फर्स्ट इसमें आप इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी जो लैम्डा है ये आपकी आइगन वैल्यू को प्रेजेंट करती है कि इससे आपके आइगन वैल्यू निकलते हैं। आपको ये क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। ओके, तो इनको बस आपको पुट करना है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। तो लैम्डा जो है आपकी आइगन वैल्यूज की सॉल्व करेगी। ओके, वैसे अगर उसमें उस मैट्रिक्स में जो एक्स है, एक्स का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं उस मैट्रिक्स के, तो वो हमारे आइगन वेक्टर्स होंगे। जब तो देखिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम सब इसमें सॉल्व करेंगे। अब डेफिनेशन के बारे में तो वो तो मैंने बेसिक बता दिया। तो मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स और आल्सो देन द डिटरमिनेंट। तो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं किसी मैट्रिक्स को लैम्डा का मल्टीप्लाई करके। तो ये वाली जो है, अब जैसे एक्स से एक्स इसका तो मल्टीप्लाई कट जाता है। ओके, अब इस इक्वेशन को जैसे यहाँ पर लिया तो इसको सॉल्व किया जैसे आगे उसने, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या, लैम्डा एक्स। तो आपको इस तरीके से जाना है कि ए एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो अब यहाँ से हम लोग एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो ए माइनस लेमडा, और यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो आई रख सकते हैं क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स को 0 के अपॉन में ले जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन क्या बची, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन से हम लोगों ने फाइंड किया, यही वाली इक्वेशन से इस तरीके से हम लोगों ने। तो ये हमारी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, जिसमें से हम लोग लैम्डा ही तो फाइंड करना है। लैम्डा हमारे आइगन वैल्यूज को शो करेगा और यहीं पे अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आइगन वेक्टर को। तो ये हमारी एक प्रॉपर इक्वेशन हो गई। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इस फॉर्म में यहाँ पर निकला होता है, विच इज ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल लैम्डा इज डोगरी एंड इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके कोई काम का नहीं, आपको बस इक्वेशन याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया तो आपको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व पुट करना है वहाँ पे और आपको सॉल्व करना है। जो भी आपके काम का है आपको मैं नहीं बताया गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के समय 0 के इक्वल लेना है, सिंगुलर देयर फॉर द, हाँ ये यहाँ पर वो सारी चीजें बताएगी जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। तो कैरेक्टर वेक्टर्स, लैम्डा इज द कैरेक्टर वेक्टर्स ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन द नॉन जीरो एक्स सच कैरेक्टर आइगन वैल्यूज ऑन कर्व। तो ये बस आपको ये इजीली इसकी थ्योरी दी है, मैं कॉन्सेप्ट तो पूरा समझा दिया कि इसमें से लैम्डा की बस वैल्यू निकाल लेंगे तो आइगन वेक्टर आ जाता है, आइगन वैल्यू आ जाता है, और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आइगन वेक्टर आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा एक्टिव दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। या अब यहाँ देखिए कुछ रिजल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है कि हाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि क्या क्या रिजल्ट हम सबको फाइंड होते हैं सर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने। अभी हम लोग फाइंडिंग करना भी सीखने वाले हैं। इसके आगे में जो पॉइंट आ रहा है आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू वेक्टर फाइंड कैसे करेगा। लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ द एग्जिस्ट ऑफ एंड दिस हाँ इस इक्वेशन से आप सभी को लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना है। ये पहली चीज होगी। एक्स इज वेक्टर ए करस्पॉन्डिंग टू characteristic value lambda is k, x is also characteristics vector of corresponding a some characteristic value of lambda where k is नॉन जीरो वेक्टर। तो इसमें जो है k एक नॉन जीरो वेक्टर होगा जिसमें आप सभी क्या करना है k क्रॉस x के फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू के फॉर्म में वो निकल जाती है वहां से। तो इस तरीके से वहां से हो गया। थर्ड वाले में हम बात करते हैं कि इफ x इज अ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर ऑफ ए, x क्या देखिए अभी मैंने बताया आइगन वेक्टर के फॉर्म में, तो x को वेक्टर ही है वो एक वेक्टर के फॉर्म में, तो इसी से हम लोग को आइगन वेक्टर फाइंड होता है।
तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ही क्वेश्चन से आप सभी को निकलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। ओके, यहाँ पर ये कोई बहुत बड़े भारी पॉइंट नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, हर्मिशियन मैट्रिक्स वगैरह, तो ये सभी आपके कोई काम के नहीं, बस इसकी थ्योरी नोट कर लेना। तो ये डायरेक्टली पूछते हैं ना थ्योरी फॉर्म, लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चंस आपके थ्योरी फॉर्म में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। यूनिट मॉड्यूल्स होगा तो लैम्डा का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं वो इक्वल टू 1 होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, तो ये सभी इनवैलिड होता है। तो ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं कि निकालते कैसे। ओके, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का हमने पढ़ तो लिए कॉन्सेप्ट, अब निकालते कैसे। या तो यहाँ देखिए प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है कि सबसे पहले अगर आप कोई मैट्रिक्स दी हुई है कि लेट ए इज द मैट्रिक्स ऑफ दिस बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, फर्स्ट वी शुड राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ, सबसे पहले हम लोग को जब भी बोला कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालिए सर, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालिए, सबसे पहले आप सभी को इस इक्वेशन को नोट कर लेना है। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस आगे पीछे कुछ नहीं, तो आपको एक जो इक्वेशन है ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, सबसे पहले इसको लिख देना है। इससे लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं, जैसे आप इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे और आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको एक फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो लैम्डा के कुछ रूट्स के फॉर्म में निकलेगी, रूट्स के फॉर्म मतलब प्लस और माइनस के फॉर्म। लैम्डा की वैल्यू आपकी इस फॉर्म में निकलेगी, या तो यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू आ सकती है। ओके, रूट्स के फॉर्म में निकलेगी। तो देयर आर एन रूट्स विल बी द एन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आपकी क्या हो गई, वो आइगन वैल्यूज हो गई उस मैट्रिक्स की। ओके, इज लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a1, द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर a विल बी गिवन बाय द नॉन जीरो वेक्टर। अब हमको क्या करना रहता है कि हाँ, अब हमको क्या आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर अब स्पेशली निकाले कि कोई x1 है तो x1 के कोई x की फॉर्म में निकलता है। तो x कोई वेक्टर है जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है x1 x2 x3, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन कि उस आइगन जो मैट्रिक्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्म में, और यहाँ पर आपको x1 के फॉर्म में यहाँ पर जो भी आइगन वैल्यू निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है, और जो भी x1 के जो भी x1 x2 x3 उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके आइगन वेक्टर वहां से फाइंड हो जाएंगे। तो वो इजीली आप सभी लोग निकाल सकते हैं। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज की। सर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, देन k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ k A। k यानी k कोई स्केलर क्वांटिटी, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया a के साथ। ओके, k कोई प्रॉपर्टी है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया a के साथ। तो ये इजीली यहाँ से आप सभी को शो कर दिया इसने। ओके, तो ये इसका आइगन वैल्यू ये होगी और इसकी आइगन वैल्यू ये होगी इजीली, लैम्डा 1 लैम्डा 2। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स इज रेसिप्रोकल ए आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इसका जो है इनवर्स अगर निकालना है तो डायरेक्टली उसके रेसिप्रोकल लगा के 1 के फॉर्म में आ जाता है। इसके जो हमारी को आइगन वैल्यूज, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ढासू क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जामिनेशन में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करने के, होमोजेनियस इक्वेशन। तो नॉर्मली इक्वेशंस को लगाने हैं और आप सभी को सॉल्व करते जाना है। तो ये था हम लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी दी हुई है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ द लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा n आर द गिवन आइगन वैल्यूज देन द, इसके ऊपर अगर पावर लगाते हैं तो ये हमारी a के ऊपर जो मैट्रिक्स है उसकी भी कंप्लीट पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इजीली इसको बता दिया गया कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा n तक लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू अगर आइगन वैल्यू a है तो इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 5, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर द गिवन वैल्यूज ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अगर नॉन आर द एडजॉइंट ऑफ, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में, इसका डिटरमिनेंट्स में हम लोग जो है उस वैल्यूज को अगर डिवाइड कर देते तो आर द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट है, एडजॉइंट है यहाँ से निकलेगा। या आइगन वैल्यू ऑफ ए इज आइगन वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ये आपको यहाँ से पॉइंट याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट की देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू साइज ऑफ ए। तो ये यहाँ पर ये बता दिया गया। तो ये सबसे अरे ये है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रेसेस है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल, प्रोडक्ट निकालना है आइगन वैल्यूज का, तो ये मैट्रिक्स ऑफ एटलीस्ट ये सब सारे आप ये प्रॉपर्टीज है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज, जैसे एक लाइन आप लोग याद करेंगे
तो आप सभी को ये याद हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। या नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्यों यूज करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, इसका यूज क्या ऐसे ही दे दिया गया है। अब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या है, पढ़ लीजिए इसको भी। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत इजी है कि इसमें आपको बताया दिस थ्योरम इज इंटरेस्टिंग वन ऑफ द प्रोवाइड्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए बहुत सारी मेथड्स के फॉर्म में हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं उस मैट्रिक्स ए का। तो ऑल्सो एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग दिस थ्योरम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोस लोअर डिग्री वी विल गिव बिलो द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम विल प्रूव दिस। यहाँ इससे पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या इस इक्वेशन दी रहती है एलिमेंटल थ्योरम की, जब भी आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो इस तरीके की इक्वेशन दी होती है। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, इस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली इनवर्स फाइंड कर लेना है। तो इसके लिए देखिए फाइंडिंग मेथड दी हुई है, आपको थ्योरी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थ्योरी तो ऐसा पूछता नहीं। गेट एग्जाम इज नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जाम, इट इज अ न्यूमेरिकल एग्जाम। तो न्यूमेरिकल के बाद तो देखते हैं फाइंड ए इनवर्स बाय द कैली हैमिल्टन थ्योरम। इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है किस इक्वेशन से, कैली हैमिल्टन थ्योरम से। तो देखते हैं, ये एक स्पेशल मेथड है, आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब इनवर्स आप उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। तो इजीली आपको इससे निकालना बन जाएगा। सबसे पहले अगर आप कैली हैमिल्टन थ्योरम निकालते हैं किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स का, तो देखिए इस मैट्रिक्स में आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, जो कि आइगन वैल्यूज है इसमें आप जो भी है। अब इसमें जो है इस फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें ए मैट्रिक्स है, इसमें लैम्डा का वो हो जाएगा, तो इसमें लैम्डा माइनस हो जाएगा, इसमें लैम्डा माइनस हो जाएगा। ओके, क्योंकि बाकी तो यहाँ पर दिया नहीं होगा ना, बाकी के साथ नहीं होगा। तो A11 A12 A22 के साथ इसके ये हो गए। अब इस तरीके से यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है। अब यहाँ से आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी स्क्वायर वाली। अब इसका फाइंड करके आप सभी को यहाँ से ए इनवर्स इज दिस, इस तरीके से कैली हैमिल्टन थ्योरम की जो है वो बन जाएगी। अब इसमें आप सभी क्या करना है, डायरेक्टली आई की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आई की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये आ गई आई की वैल्यू इस फॉर्म में। ओके, तो आई क्या होता है, ए, अच्छा अब यहाँ से आई कुछ ए इनवर्स वाला प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के द्वारा। तो इस तरीके से फाइंड हो जाएगा, और इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। तो हम लोगों को जो है वैल्यू मिल जाएगी A-3i करके। ओके, सबसे पहले हम इसमें से ए कॉमन ले लेंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इस इक्वेशन में से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को कॉमन ले रहे हैं। ओके, तो ए को कॉमन लेंगे तो आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी, और यहाँ जब ए आएगा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में यहाँ पर ला लेते हैं। तो ये हमारी ए इनवर्स हो गई। यहाँ पर ए का जब 1 के फॉर्म में आएगा तो ये हमारी ए इनवर्स को शो कर रही है। तो यहाँ पर ए इनवर्स आ गया, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल लिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से निकल गई, कि जब भी आपको ए इनवर्स निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का, तो इस फॉर्म में निकाल लेंगे आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाएंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम इजी बहुत है वैसे। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ से फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो समझ में आ गया होगा, इसको एक बार और देख लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरे डिस्कस हो चुके हैं हमारे। ओके, अब यहाँ पर बोला है हायर पावर फाइंडिंग। हाँ, किसी भी मैट्रिक्स की अधिकतम घात निकालने वाला कॉन्सेप्ट। या जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंडिंग हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ इट्स लोअर पावर्स के फॉर्म में। वे मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेस A5 एज अ लीनियर पॉलीनॉमियल ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो ये इस फॉर्म में बनेगी कैली हैमिल्टन थ्योरम से। तो इसलिए आप सभी को पता चल गया। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से इसका ए स्क्वायर के फाइंड में इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में, तो ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए का, तो आपका ये ए क्यूब के फॉर्म में हो गया। उसी में ए क्यूब का मल्टीप्लाई, फिर ए क्यूब में A4 का, इस तरीके से निकालते जाना है वैल्यूज को, मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी जब A5 की जो वैल्यूज आएगी तो इस तरीके से आएगी, और द रिजल्ट ऑफ दिस। तो ये इस हायर फॉर्म के फॉर्म में हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग कर सकते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और इजी से समझेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट था। वैसे ही ये हो गया कि एक्सप्रेसिंग एनी मैट्रिक्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स इन डिग्री n-1 डिग्री के फॉर्म में इस तरीके से निकालना है। तो ये इसी प्रकार से सॉल्व होगा। और ये A5 के की जो मैट्रिक्स दी हुई है जिसका भी निकालना रहता है, उसके एक माइनस करके हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं। ओके, कोई एग्जांपल दिया है दिस, और इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ए का केस निकालना है, फिर बी वाला निकालना है। या जैसे कोई ये इक्वेशन दिया है कि प्रोसेस ऑफ एन एक्सपेंड 2 बाई पॉलिनॉमियल्स निकालना है n क्रॉस n के लिए।
n-1 इज a बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। n-1 के जो भी दी हुई है उसका n-1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस इक्वेशन और सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हमारा a की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ओके, जब आप ए स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से आपकी ए स्क्वायर की निकल जाती है, क्यूब निकालना है, फिर 4 की पावर 5 की पावर जब तब निकालते हैं और पूरे को जब ऐड करते हैं तो आपका इस फॉर्म में सॉल्यूशन आता है। और इस तरीके से आप लोग ये निकाल देंगे तो वैल्यू आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट डिस्कशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा के ऑल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसमें हम लोगों ने सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और सभी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो लीनियर अलजेब्रा में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं और कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट टॉपिक आप सभी का कवर हो चुका है ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। कल से हम लोग इसके पूरे क्वेश्चंस करेंगे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, हर टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग अबाउट द लीनियर अलजेब्रा वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। और ये कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको एक बार और रिवाइज कर लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 5-5, 6-6 मिनट के कॉन्सेप्ट्स हैं इजीली, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा रैंक कैसे निकालना है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, इनवर्स कैसे निकालना है आइगन वेक्टर के फॉर्म में, सिस्टम ऑफ लीनियर अगर बोला कि होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्या सॉल्यूशन होता है, नॉन होमोजेनियस के लिए क्या सॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया। तो ये बहुत ईजी लेवल पे आप सभी को समझा दिया गया, तो ये पूरे आप सभी को अब बन जाएंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, या ये सिमिलर मैट्रिसेस वगैरह अब कल देख लेंगे इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इससे आपके पूरे जो भी लीनियर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट होता है। कोर्स के बारे में मैं बात करूँ तो ये 15,000 रुपये कोर्स है हम लोगों का, अभी आप लोगों को 10,000 रुपये मिल रहा है। तो अभी एडवांटेज ये है कि अभी अगर ले लेंगे तो अभी हम तो यूट्यूब में दे रहे हैं कुछ लेक्चर्स आपको डेमो के लिए। तो लीनियर अलजेब्रा मैंने कम्प्लीटली डाल दिया डेमो के लिए, तो ये तो मैं डाल दिया, लेकिन क्या है मैक्सिमम कंटेंट डालना इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स वाई कोर्स परचेस कर लीजिए। कोर्स परचेस करने के बाद आप जो है कंप्लीट डाटा एंड पीपीटीज एंड एवरीथिंग अबाउट द ग्रेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन यू विल गेट द फ्रॉम देयर। सो ये था हम लोगों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।